बहुत समय पहले की बात है। जयपुर गांव में माही अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और उसके पिता हरि प्रसाद गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। ऐसे ही आज भी जब माही के पिता घर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे माही बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी माही की माँ केशवी कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है केशवी, हमने जो सरकार की तरफ से मुफ्त फॉर्म भरा था उसमें हमारी बेटी माही का नाम आ गया है और अब हमारी बेटी गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन माही बेटा तुम ऐसे उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? माँ, पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे काले चेहरे की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मेरे लंबे बालों को देखकर हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है। इसलिए अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी सारे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटी, वो तो गांव का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ पर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और न ही तुम्हें कोई परेशान करेगा। माही दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन उसके काले लंबे घने बाल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई माही के काले चेहरे और उसके लंबे बालों का मजाक उड़ाया करता था। इस वजह से माही नए स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद माही चुपचाप स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल के सभी बच्चे और टीचर माही को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी काली और बदसूरत है और इसके इतने लंबे बालों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मानो जैसे कोई चुड़ैल हो। तुमने सही कहा विद्या, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ऊपर से इसके इतने लंबे काले बाल जो दिखने में कितने अजीब से लग रहे हैं। मुझे तो सच में इससे बहुत डर लग रहा है। और इस तरह क्लास के सभी बच्चे माही को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी क्लास टीचर रितिका क्लास में आती है और कहती है, कीप साइलेंस, ये क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? वो मैम, मेरा नाम माही है। अरे तुमने आज क्लास में आते ही शोर मचवाना शुरू कर दिया और एक तो आज तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। चलो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी समय क्लास में मधुबाला नाम की दूसरी टीचर आती है और जब वो माही को सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो रितिका मैम से कहती है, अरे रितिका मैम, ये लड़की क्या आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है? हाँ मधुबाला मैम, आज ही आई है, वो भी उस मुफ्त फॉर्म की वजह से, वरना इन गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन वैसे ये लड़की दिखने में जितनी काली है, इसके बाल उतने ही लंबे और काले हैं और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इतना कहकर मधुबाला मैम रितिका मैम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से रितिका मैम का व्यवहार माही को लेकर पूरी तरह से बदल जाता है और वो माही से कहती है, अरे माही बेटा, क्या तुम मेरे साथ आज छुट्टी तक रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपनी अलमारी से कुछ पेपर ढूंढने हैं, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं टीचर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर माही टीचर के कहने पर छुट्टी तक उसके साथ रुक जाती है और सभी बच्चों के जाने के बाद रितिका मैम माही से कहती है, वैसे माही बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। पता नहीं मेरे बाल इतने लंबे कब होंगे। वैसे क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकती हूँ? क्यों नहीं मैडम जी।
इतना कहकर रितिका मैडम माही के बालों को छूने के बहाने उसके कुछ बाल चुपके से काट देती है, जिस वजह से माही को कुछ भी पता नहीं चलता और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी क्लास टीचर उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही है। और इसी तरह रितिका मैम हर रोज किसी न किसी बहाने से माही को अपने साथ छुट्टी के समय रोक लिया करती थी और उसके बालों को रोज थोड़ा थोड़ा करके काटने लगती है। लेकिन माही को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती और ऐसे ही धीरे धीरे माही के बाल छोटे होने लगते हैं। तभी एक दिन जब माही नहाकर अपने बालों को धोकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे माही बेटा, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुमने किसी से अपने बाल कटवाए हैं? नहीं माँ, मैंने तो किसी से भी अपने बाल नहीं कटवाए और भला मैं अपने लंबे बालों को क्यों कटवाऊंगी? एक यही तो है जिसकी वजह से लोग मुझ पर गौर करते हैं। अरे केशवी, क्या तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? खामखा मेरी बेटी को परेशान कर रही हो। अरे एक तो बड़ी ही मुश्किल से उसका इस स्कूल में मन लगा है और तुम ऐसी बातें करके उसका मन फिर से बहका रही हो। और बालों का क्या है, वो तो फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो और तैयार होकर स्कूल जाओ। इस तरह केशवी भी अपने पति की ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन रितिका टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन जब वो माही के बाल हद से ज्यादा काट देती है तो माही को इस बात का पता चल जाता है और वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब रितिका मैडम आप ही हैं जो हर रोज मेरे बालों को काट रही थी और तभी मेरे बाल दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं प्रिंसिपल सर को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। माही के इतना कहते ही वहाँ पर मधुबाला मैडम भी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस लड़की की जुबान कितनी लंबी हो गई है। ये अब हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगी। अरे हम इसे कंप्लेन करने देंगे तब ना, इसे अभी हमारे बारे में पता ही क्या है। सुन लड़की, अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुझे इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर तेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दे। इतना कहकर दोनों टीचर मिलकर माही के सारे बाल काट देती है और माही बेचारी कुछ नहीं कर पाती और वो रोते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और न ही मैं उन टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर सकती हूँ, वरना वो सब मुझे स्कूल से निकलवा देंगे और फिर पिताजी को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माही इतना कह ही रही होती है कि तभी उस नदी से एक सुंदर सी रानी जलपरी बाहर निकलती है और वो माही से कहती है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक जादुई रानी जलपरी हूँ और जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तो बताओ क्या बात है? उस रानी जलपरी के इतना कहते ही माही उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो रानी जलपरी कहती है, तुम चिंता मत करो माही, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा जादुई बाल दूंगी जिसे कोई भी नहीं काट पाएगा और अगर कोई भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही गंजा हो जाएगा और जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसके सर पर बाल नहीं आएंगे। इतना कहकर वो रानी जलपरी जैसे ही माही के सर पर हाथ लगाती है वैसे ही माही के सर पर जादुई लंबे घने बाल आ जाते हैं,
जिसे देखकर माही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जलपरी। अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा पाऊंगी। इतना कहकर माही खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अगले दिन जब माही स्कूल जाती है तो उसके सर पर फिर से काले लंबे घने बाल देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से एक बार माही के बाल काटने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो माही के बाल काटने जाती हैं, वैसे ही वो दोनों खुद गंजी हो जाती हैं और ये देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे रितिका मैम, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे बाल कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो गंजे हो गए। अब हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? अब आप दोनों के सर पर बाल तभी आएंगे जब आप दोनों प्रिंसिपल सर के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी। इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल सर को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर माही प्रिंसिपल सर को बुला कर ले आती है, जिसके बाद सारी सच्चाई प्रिंसिपल सर के सामने आ जाती है और वो कहते हैं, अरे तुम दोनों एक टीचर होकर ऐसा घिनौना काम करती हो। तुम लोग बच्चों के बाल काट कर उन्हें बाजारों में बेचा करती हो। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को मैं आज ही अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ और तुम्हें आज के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और यही तुम लोगों की सजा होगी। इस तरह दोनों टीचर की सच्चाई बता देने के बाद उनके सर पर बाल तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है और अब माही खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल के सभी बच्चे भी माही के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। ओ, कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका। चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा? देखना, एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले, वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा, पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी
उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है। दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आँखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी। दासी, तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है। तेरी बाल तो वाकई बदल गए सौम्या। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं कुलदीप, सुना तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है। पर ये सब हुआ कैसे भाई?
कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी। राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे। पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने उस गरीब कुम्हारी को सोने के बाद, और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूँगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी।